वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक की अंतःवस्तु और प्रासंगिकता बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक की अंतःवस्तु और प्रासंगिकता। तो आइए देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु अथवा कथानक का आधार लोक जीवन में चर्चित एक लोक कथा को बनाया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह प्रहसन नाट्य तत्व की दृष्टि से देखने में बेहद अति साधारण सा लगता है, किंतु यह अपनी सादगी और सहजलता में ही तीक्ष्ण मारक क्षमता रखता है। इसकी कथा पंचतंत्र की कथाओं की तरह सरल होकर भी एक अचूक प्रभाव पैदा करती है। इसमें कथानक को लेकर कुछ विद्वान आलोचक यही मानते रहे हैं कि वह उच्च कोटि की नहीं है। प्रेम नारायण शुक्ल भारतेंदु में अंधेर नगरी की नाटक की आलोचना करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसकी कथा वस्तु अत्यंत मध्यम कोटि की है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन ही प्रतीत होता है। कुछ ऐसी ही धारणा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासनई ने अपनी आलोचना की पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र में व्यक्त की है। वे लिखते हैं कि अंधेर नगरी प्रहसन की कथा वस्तु साधारण है। कहीं कहीं इसमें ऐसे अंश आ गए हैं जो देश की तत्कालिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। प्रहसन का कोई महान उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है, साथ ही उसमें अति नाटकीयता है और हास्य भी उच्च कोटि का नहीं है। तो ये था आलोचक का कथन। आगे, यह दोनों आलोचनाएं भारतेंदु के साहित्य को जानने समझने वाले अधिकारी आलोचकों की है। वस्तुतः नाटक की नाटकीयता को जानने समझने वाला कोई भी इस प्रहसन के बारे में यही कहेगा, इसमें दो राय नहीं है। दरअसल इस प्रहसन की आत्मा इसकी वस्तु में है, न कि रूप में। प्रसाद के नाटकों की झलक इस प्रहसन में देखने की भूल ही सटीक आलोचना से भटका सकती है। यदि हम भारतेंदु बाबू के समय साहित्य को देखें तो वे बेशक कला की दृष्टि से उतने उन्नत या परिपक्व दिखाई नहीं पड़ते हैं, किंतु समकालीन समस्याओं, मुद्दों, विषयों को जितने बेबाकी और साहस से भारतेंदु बाबू और उसके मंडल के लेखकों ने लिखा, उतना साहस प्रसाद युग तक में नहीं हो पाया था। आगे, भारतेंदु के लिए लिखना एक अभियान से कम नहीं था। उसके लिए लिखना केवल साहित्यिक मजबूरी भर नहीं था, अपितु वे लेखन के माध्यम से इस सोए हुए देश को जगाने का संकल्प कर चुके थे। उनका यह प्रहसन भी उनके उसी क्रांतिकारी उद्देश्य को पूरा करने वाला एक साहसिक कदम था। यह कम बात नहीं है कि भारतेंदु अंग्रेजों के शासनकाल में इस देश को अंधेर नगरी और इसके राजा को चौपट राजा कहने का साहस कर रहे थे। बाबू साहब जानते थे कि इस देश की मूढ़ जनता को सीधे सीधे अंग्रेजी राज्य की अनीतियों, कुव्यवस्था के बारे में समझाना नामुमकिन है। अर्थात वे अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हैं भारतेंदु और अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं। इसलिए उनका सदैव यही प्रयास रहा कि इस समाज को जो भी शिक्षा समझ दी जाए वह या तो भावों विचारों के मानवीकरण से अथवा उन्हीं के बीच चर्चित लोक कथाओं को माध्यम बनाकर दी जाए। यही कारण था कि इस देश की दुर्दशा को दिखाने के लिए भारत दुर्दशा में दुर्दशा के कारणों का मानवीकरण किया। अंधेर नगरी में भी उन्होंने इस देश के अंधेर नगरी हो जाने के कारणों को समझाने के लिए गुण विचारों, लंबे लंबे संवादों वाला नाटक नहीं लिखा। एक लोक कथा को ध्यान में रखते हुए एक दिन में ही इस नाटक को लिख डाला। अंधेर नगरी नाटक में छोटे छोटे 6 दृश्य हैं।
नाटक में किसी प्रकार की शास्त्रीयता का प्रयोग भरतेंदु ने नहीं किया है। नांदी पाठ के स्थान पर समर्पण में इस प्रहसन के लिखने की मनसा व्यक्त की गई है। मान्य योग होत नहीं कोरो पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल परहित जाए। और अंत में लिखते हैं, तासो अब लो कारो करो सो पे अब जागिए, गोश्रुति भारत देश समुन्नति में नित लागिए। भरतेंदु इस समर्पण में सीधे सीधे इस देश के लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो अभी तक करते आ रहे थे, अब सब छोड़कर इस देश की उन्नति में लगो। अर्थात भरतेंदु देश की उन्नति के लिए लिखते हैं। आगे प्रथम दृश्य प्रांत के बाहर का है। महंत जी अपने दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, राम राम भजो भाई। महंत अपने शिष्यों से कहते हैं कि यह नगर दूर से बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ भिक्षा मिल जा सकती है। गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत करना। महंत उसे यह कहकर भेज देते हैं कि बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। दूसरा दृश्य उस अंधेर नगरी के बाजार का है, जहाँ बाजार ही उसकी पहचान भी था। उस बाजार में कबाब वाला, घासी राम अर्थात भरभुजा, नारंगी वाला अर्थात फल वाला, हलवाई, कुंजडीन अर्थात सब्जी वाला, मुगल अर्थात बादाम पिस्ते वाला, पाचक वाला अर्थात ब्राह्मण थे। सभी के समान भाव टके सेर था, कुछ भी लो। टके सिर भांजी, टके सिर खांचा। अंधेर नगरी का मुख्य अंग उसका बाजार है। महंत और उसके शिष्य उस नगर में घुसते ही इस बाजार की चकाचौंध से प्रभावित होते हैं। यह बाजार इस नगर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वस्तुतः यह बाजार इस बात का सबसे बड़ा साक्षी है कि इस नगर अंधेर नगरी क्यों है। एक फरियादी की बकरी मरने वाला दृश्य बाजार के दृश्य के बाद आने का प्रयोजन यही है कि यह बाजार इस राज्य की व्यवस्था, कमियों, अनीतियों का प्रतीक है। इस बाजार में टके सिर भांजी और टके सिर खांजा के होने का इस बात का खुलासा कर देता है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य के अनुशासन की पकड़ से बाहर है। किसी नियम कानून नाम की चीज इस राज्य में नहीं है। राज्य का व्यापारी अपनी मनमर्जी से चला रहा है। दरअसल बाजार का यह विचित्र रूप प्रतीक है अराजकता, उच्च श्रृंखलता का। यह बाजार में दुकानदारों की अति आवाजें बताती है कि इस राज्य में सब कुछ बिकाऊ है, कुछ भी ले लो, जात धर्म ईमान सब कुछ बिक रहा है। इस बाजार में पाचक वाले का चूर्ण एक साथ कई मूल्यों का प्रतीक है। वह इस देश की असीमिता, गौरव का प्रतीक है, जिसे अंग्रेजों ने मटियामेट कर दिया है। वह देश के धन का प्रतीक है, जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया है। वह चरित्र व्यक्तित्व का प्रतीक है। जो पाचक वाले का यह गीत बड़ा ही सार्थक है। पाचक वाला कहता है, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन अमले सब जो खाते, दूनी रुसावत तुरंत पचावे। इस स्वस्थ, संतुलित, व्यवस्थित देश, राज्य, समाज की यही पहचान होती है कि उसका आर्थिक पक्ष उसके सामाजिक मूल्यों की बलि नहीं देता है। समाज के लिए निश्चित ही धन धान्य आवश्यक है, किंतु जब बाजार में भौतिकतावाद ताकतें किसी समाज के जीवन मूल्यों, मर्यादाओं और अतिक्रमण करने लगते हैं, तब वह समाज लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है, उसका पतन निश्चय होता है। वस्तुतः समाज की शक्ति मूलतः उसकी सभ्यता और संस्कृति से जीवन पाती है। धन बल
एक सीमा तक ही सहायक होता है। वह साधन हो सकता है, किंतु जब साधन को समाज साध्य बना लेता है, उस जीवन मूल्य हाशिए पर चले जाते हैं। उस देश समाज की आत्मा रुग्ण और छिन्न होने लगती है। अंधेर नगरी में जो अंधेरा है, वह इन्हीं जीवन मूल्यों के अभाव का है। न्याय, नीति, धर्म, मर्यादा, चरित्र, त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा ही वे भाव है जो जीवन को प्रकाशित करते हैं, उनमें आत्मबल पैदा करते हैं। जो ब्राह्मण कवि ज्ञान, तप, त्याग, अनुशासन, वैराग्य का प्रतिमूर्ति हुआ करता था, जब वह बाजार की झूठी चकाचौंध के आगे नतमस्तक हो जाए, फिर उस देश का अंधेर नगरी बनना स्वाभाविक है। जात वाला ब्राह्मण, जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका दो। हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसे कहो वैसा व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुस्लिम, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठान दोनों बेचे। यहाँ जात वाला अपना जात बेचता है। आगे अंधेर नगरी का क्रिया व्यापार बेहद छोटा होकर भी मारक है। ऊपरी तौर पर भरतेंदु का यह नाटक विसंगत नाटकों का प्रारंभ दिखाई देता है। यूँ प्रत्येक नाटक प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की प्रस्तुति होता है, किंतु कुछ नाटकों का प्रस्तुत विधान युगों युगों के लिए एक मुहावरा बन जाता है। भरतेंदु का यह नाटक भी उस प्रत्येक कुशासन, भ्रष्ट व्यवस्था, अनाचार, अमानवीयता, सत्ता, दंभ को व्यंजित करने वाला एक मुहावरा है। विकासशील देशों, विशेषकर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि यह देश आज तक विकास की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है जहां पहुंचकर मानवाधिकारों की बात की जा सके। कोई भी समाज, देश अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का तब तक महत्व नहीं जान सकता है और न ही उन्हें सुरक्षित रख सकता है जब तक वह स्वयं आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से संपन्न नहीं हो पाता है। भूख, गरीबी, बदहाली, अन्याय के वातावरण में मूर्ख और हैवान ही सुखी रह सकते हैं। इस नाटक का आधार एक छोटी सी लोक कथा है। उसकी कथा को भरतेंदु ने अपने उद्देश्य के रूप के अनुसार नाटकीय रूपांतरित किया है। भरतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है। इतने गंभीर विषय को प्रहसनात्मक शैली में अभिव्यक्त करने के पीछे उनका गहरा मंतव्य है। दरअसल जब किसी देश, राज्य का शासन सत्ता के मध्य में समाज के प्रति असंवेदनशील हो जाता है, तब अन्याय ही उसका स्वभाव हो जाता है। ऐसे शासकों का मूर्ख जनता भी विरोध नहीं करती है, वह अपनी खैर मानकर बस जिए चली जाती है। जब एक पर अन्याय होता है तब दूसरा बाजार की चमक दमक और उपभोग के नशे में मस्त रहता है, लेकिन अगला निशाना वह ही होगा। इस ओर से वह आंखें मूंदे रहता है। इस प्रहसन को यदि गौर से देखें तो इसका घटनाक्रम ही इस नाटक के सारे अर्थों को हमारे सामने खोलकर रख देता है। दरअसल किसी भी समाज को कमजोर, काहिल, आलसी बनाए रखने का एक ही तरीका है, उसे बाजार के चकाचौंध में उलझा कर रखा जाए। यह नाटक बाजारवादी ताकतों और राजनीतिक के गठजोड़ के बीच पिस रहे आम आदमी की राम कहानी को कहता है। इसी जिंदा सच को आज हम 21वीं सदी में महसूस और भोग रहे हैं। उनकी परिणति की घोषणा भरतेंदु अंधेर नगरी में कर चुके हैं। यह नाटक गांवों, कूचों, कस्बों की कथा नहीं कहता है। उनके बारे में कहने को कुछ है भी नहीं, सिवाय उनकी दरिद्रता, नरकीय जीवन की तस्वीर खींचने के। भरतेंदु ने नगर को इस नाटक की जमीन बनाया है। दरअसल समस्त शक्ति और संसाधनों का केंद्र नगर बनते जा रहे थे। इन्हीं नगरों, महानगरों में बैठकर शासक पूरे देश को संचालित कर रहा था। जो भारत
गांवों का देश था जहां खुशहाली थी, लेकिन अंग्रेजों की धन लूट नीति ने गांवों की समस्त ऊर्जा को छीनकर उन्हें शहरों में तब्दील कर दिया। मुगल काल में भी हालांकि शहरों और नगरों का जीवन गांवों से अलग था, किंतु गांवों की बलि देकर शहरों को समृद्ध करने की परंपरा अंग्रेजी युग में पड़ी। गांव अपनी तंगहाली से दम तोड़ रहे थे। शहरी जीवन में संसाधनों की बाढ़ तो आई, किंतु धन और बाजार के इस मेले में आदमी कहीं खो गया। कॉरपोरेट जगत और शासकों की मिली भगत ने मानव और मानवता दोनों को लील लिया। दोनों का उद्देश्य केवल और केवल धन कमाना रह गया। ऐसे में उनकी समस्याओं बकरी के मरने से शासकों का कोई सरोकार नहीं रह गया। जनता और जनता की समस्याएं उन्हें इतनी गैर जरूरी और फिजूल लगने लगी कि उनके प्रति उनका रवैया निहायत लापरवाही और मस्करेपन से भर गया। जनता की पीड़ा उनके मनोरंजन और समय बिताने का कारण भर थी। चौथे दृश्य में राजा का जो रूप भरतेंदु ने गढ़ा है, ऊपरी तौर पर वह बेशक नौटंकी का प्रतिरूप लगता है, लेकिन रंग भाषा के इस रूप पर यदि बारीकी से गौर किया जाए तो राजा और राजसभा का तमाशा गहरी व्यंग्यात्मक को उभारता है। वस्तुतः जब कोई समस्या अपने आप में बेहद जटिल हो जाए और जो समाज उस समस्या को मूर्खता की हद तक बर्दाश्त करता रहे, तब ऐसे में जो शैली रचनाकार के पास बसती है वह प्रहसन के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकती है। जब शासक और समाज दोनों ही पागल हो जाए तो उन पर क्रोध नहीं किया जा सकता है, हंसा जा सकता है। राजा का बकरी को कबड़ी, बकरी की दीवार, दीवार को बकड़ी आदि अंट संट बोलना, दूसरा बकरी के मर जाने पर राजा के न्याय करने का अतार्किक तरीका, उस पर उसके राज्य के पदाधिकारियों का उसके मूर्ख आदेशों का पालन करना, किसी बीमार समाज की मानसिकता स्थिति को चित्रित करता है। जब किसी देश का शासक निरंकुश हो जाता है तो उसका प्रमाद स्वेच्छाचारित्व इसी तरह के व्यवहार और वातावरण को जन्म देती है। उस पर चाटुकार सलाहकार उसका विनाश तय कर देते हैं। ऐसे में उस राज्य में रहने वाला नागरिक किसी समस्या के समाधान की आशा करे, उसका क्या हास्य हो सकता है। यह पूर्व निर्धारित संभावना है। यहाँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे फरियादी का कथन है, दोहाई है महाराज दोहाई है महाराज न्याय होगा। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी है, सो बकरी उसके नीचे दब गई है। दोहाई है महाराज न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती है। राजा, अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। आगे अंधेर नगरी का यह संवाद इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि जिस देश का नेतृत्व शासक राजनीति समाज के प्रति संवेदनहीन हो जाती है, वहाँ न्याय की बात सोचना भी पाप हो जाता है। बकरी को केंद्र में रखकर भरतेंदु ने अंधेर नगरी की न्याय व्यवस्था का जो चित्र इस दृश्यबंध में प्रस्तुत किया है वह आज भी प्रासंगिक है। आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी शासकों का राज इस देश पर रहा। विदेशी शासकों से उनके उपनिवेशीय समाज को किसी प्रकार की मानवीयता अथवा न्याय की अपेक्षा रखना निश्चित ही प्रहसन का विषय हो सकता है, लेकिन जब भरतेंदु की अंधेर नगरी की प्रतिछाया आज़ाद भारत में भी दिखाई पड़े तो उसकी विडंबना और व्यथा पर हंसा नहीं जा सकता है। 21वीं सदी की दहलीज पर पहुंचकर भी भारत के नगरों गांवों कस्बों की बदहाली, नेताओं के खोखले वादों, लक्ष्यदार भाषणों और प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों पुलिस का
आम जन के प्रति दुर्व्यवहार देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि भरतेंदु की यह रचना आज ही लिखी गई है। नाटक के 5वें दृश्य में गोवर्धन दास का गाया यह गीत आज भी शब्द चरितार्थ होता है। राजनीति दादागिरी का अखाड़ा बन चुकी है, जिसमें दबंगों, हिस्ट्री सीटरों, अपहरणकर्ताओं का राज है। समाज का शिक्षित बुद्धिमान वर्ग अंधेरी बंद गलियों में गुमनामी का जीवन जी रही है। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। विरोध का स्वर थप्पड़ लात घूसे खाकर खामोश हो चुका है। अंधेर नगरी के मालिक संसद में बैठकर अपना जाहिलपन, जोकरपन दिखा रहे हैं। गंभीर से गंभीर विषयों को हंसी ठिठोली में उड़ा दिया जा रहा है। आज भी गोवर्धन दास सत्ता के गलियारों में गीत गाता घूमता दिखाई पड़ता है। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भरुए पंडित जैसे। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छल धरी, सोई राज्यसभा बल भारी, साच कहे ते पनही खावे, कैथोलिक बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहा एकहु नाही लागे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत की नगरी का अंधेरा भरतेंदु के समय से लेकर आज तक कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ा ही है। भरतेंदु का यह नाटक कई प्रयोगों के साथ खेला जाता रहा है। भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अंधेर नगरी आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगमंचीयता है। यही इस नाटक की सबसे बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है। तो ये था मित्रों अंधेर नगरी नाटक की अंतःवस्तु और प्रासंगिकता। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और किसी अन्य विषय में वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करें, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप यहाँ नीचे दिया है, देख सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।